इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू योगा थेरेपिस्ट के लिए ये Yes, क्योर ma'am. वर्ड थोड़ा हैवी वर्ड है, इतनी आसानी से यूज मत करें. बिकॉज व्हाई, व्हाट इज द रीजन? मैम विद फेथ कंटिन्यूटी में अगर रखेंगे ओनली देन एनी प्रॉब्लम कैन बी क्योर्ड, अदरवाइज यस, मुश्किल है. इसमें जो बोलते हैं ना कंडीशंस अप्लाई, Yes, हैव यू ma'am. हर्ड दिस कंडीशंस अप्लाई? हर एक चीज में कंडीशंस अप्लाई लिखा होता है ना. कुछ भी आप कोई भी कोर्स करें, कोई भी फॉर्म फिल करें, कंडीशंस अप्लाई. सो इफ योगा थेरेपी में भी हमें केयरफुल होना है. कंडीशंस अप्लाई इसमें भी है, डेफिनेटली है. देखिए आपसे उन्होंने 2 महीने 3 महीने योग कर लिया, अस्थमा उनका बिल्कुल ही गायब हो गया. बट उन दिनों के लिए जब वो कमिटेड थे और जब आपके पास आ रहे थे, ठीक है, गायब इन द सेंस दे स्टिल हैव दैट टेंडेंसी. ऐसा नहीं है कि वो रूल आउट हो गई है, वो बिल्कुल उनके जीन्स आपने बिल्कुल ए के बी कर दिए, बी के सी कर दिए. ठीक है, जीन्स की बिल्कुल ही आपने उनकी रूपरेखा बदल दी. 2-3 महीने में पॉसिबल नहीं है. बट इफ दे आर कमिटिंग दोज suitable techniques which they have learned from you, and if they are committed enough to carry on in their life, then they will not get the problem again. But the body is still prone to have that if they leave the practices and if they are again exposed to those allergens. Okay, so that's why asthma एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको एलर्जन, तो देखिए कहीं भी कभी भी आपको ट्रिगर हो सकता है. आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप इंडिया से कहीं बाहर जाके सेटल होते हैं, वहां पे भी आपको ट्रिगर्स हो सकते हैं, एलर्जन हो सकते हैं. आपको पता भी नहीं है आपके घर के पास कोई फैक्ट्री है जो एक ऐसा केमिकल छोड़ती है जो आपको सूट नहीं कर रहा है, आपकी लंग्स एकदम से क्लॉग होनी शुरू हो गई है, एंड यू डोंट नो द रीजन व्हाई इट इज हैपनिंग. ओके, सो ऐसी ऐसी कंडीशन में asthma cannot be cured fully. It can be cured for the time the patient is fully committed to the yogic routine and yogic lifestyle. अगर वो उसको फॉलो कर रहे हैं, सादा खान पान, उठना बैठना बिल्कुल टाइम से, डिसिप्लिन से, बहुत लेट नहीं खाना खाना, ठीक है, कफ कफ वाले आइटम्स अवॉइड करके पित्त वाले आइटम्स खाने या वात वाले आइटम्स खाने, वो सारी चीजें भी हैं. आहार भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और आपकी डाइटरी इनटेक, कितनी क्वांटिटी और कितनी क्वालिटी, ठीक है, आपकी वाटर इनटेक कितनी है, आप बहुत ज्यादा ठंडा खाना तो नहीं खा रहे, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स ऑफ एस्थमा. ठीक है, इट्स नॉट वेरी इजी बिकॉज सांस की दिक्कत है, तो सांस की दिक्कत धीरे धीरे प्राणायाम से पहले ठीक होगी, उसके बाद आसन भी हैं, देन सबसे पहले तो क्रियाज एंड प्राणायाम दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एस्थमा पेशेंट के लिए, उनको रूटीन से करवाना है. और ये प्राणायाम देखिए सबके लिए इतना इजी नहीं होता कि एकदम से आप 20 मिनट एक ही पोजीशन में बैठे और 20 मिनट के लिए प्राणायाम कर रहे हैं. तो इट्स डिफिकल्ट टू कन्विंस द पेशेंट कि आपको ऐसे बैठना है. आप लेग चेंज कर सकते हैं बट आप बैठे रहिए और आप अपने ब्रेथ का कंट्रोल सीखिए. ओके, सो it cannot be cured fully. My intention of writing this was this only कि patient is committed, then you can say कि हाँ अब आपको ये तकलीफ दोबारा नहीं आएगी. अगर आप 6 महीने लग के कर लेंगे, उसके बाद आप करते रहिए, हफ्ते में 4-4 दिन करना ही करना है. इसके बिना फिर आपको फिर से दिक्कत आ सकती है लाइफ में. ओके, सो once they taste that treated या फिर ट्रीटमेंट उनको अच्छे से मिल गया है, उनके सिम्टम्स गायब हो गए हैं, once they taste that benefit, then they will be committed. Okay, so first step in asthma management is environmental control. Some ways to change the environment in order to lessen the chance of an attack is clean the house at once. ये सबको पता है. Okay, this you can give as a leaflet to the patient of asthma कि आपको रोज रोज ये करना ही करना है विदाउट अ मिस. ओके, then modern treatment में क्या आता है? Second step is to monitor the lung function. Asthmatics use peak flow meter to gauge their lung function. एक इंस्ट्रूमेंट है पीक फ्लो मीटर जो टेस्ट करता है, पीक फ्लो मीटर नाम है उसका, PFM, जो कि हमारी एक्सहेलिंग कितनी कैपेसिटी हमारी एक्सहेल आउट करने की. ओके, सो देयर इज अ रेंज 350 to 500 ml. हम एक बार में कितनी जोर से हम उसमें ब्लो आउट करेंगे सांस, और वो हमें दिखाएगा मीटर कितना ऊपर गया है. तो इट विल बी अराउंड 350 to 500 के बीच में एक एवरेज एडल्ट एक्सहेल आउट कर सकता है. ओके,
सो इफ इट इज लेस देन 350 मतलब आपकी ब्रेथलेस है, और अगर बिल्कुल ही बिलो 200 है तो आप एस्थमा अटैक में हो ऑलरेडी, ठीक है। और बिल्कुल ही कम है, जैसे 50 है या 100 है, तो लंग की कैपेसिटी काफी कम हो चुकी है आपकी। ओके, तो दैट इज द मेजर। एक इंस्ट्रूमेंट है पीक फ्लो मीटर, वो टेस्ट वो एक जरूर रखना चाहिए एस्थमा पेशेंट्स को अपने अपने घरों में, देखने के लिए कि उनकी लंग की कैपेसिटी कैसी है। देन थर्ड स्टेप इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मेडिकेशन। टू मेजर ग्रुप्स आर देयर। एक तो है एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, मेनली आर्टिफिशियल होते हैं ये, ठीक है। दूसरे हैं ब्रोंकियोडायलेटर्स। तो ब्रोंकोडायलेटर्स का क्या काम है, आपकी ब्रोंक्यूल्स को वो डायलेट कर देते हैं। ये सारे ही वो है एलोपैथिक ड्रग्स हैं जो पेशेंट विल टेक व्हेन दे आर अंडर द अटैक। नाउ व्हाट डज योगिक मैनेजमेंट, ये योगा थेरेपी में क्या क्या कराना चाहिए उनको? सबसे पहले क्रिया में जलनेति, सूत्रनेति, कपालभाति, कुंजल, वस्त्रधोती, पांचों बहुत इफेक्टिव रहेंगी, पांचों बहुत अच्छी हैं। बस कुंजल में क्या है, ऑलरेडी म्यूकस की क्लॉगिंग है अगर लंग्स में, तो फिर उनको, जैसे कोई कोई पेशेंट है कि उनको अभी सिर्फ ब्रेथलेस है, म्यूकस डेवलप नहीं है, सिर्फ उनको सांस बहुत फूलती है, तो उन पेशेंट्स को कुंजल करा दें। अगर कोई फुल ब्लोन एस्थमा पेशेंट है जिनको हर महीने कोई ना कोई अटैक आता है, चाहे वो एलर्जी से हो, चाहे वो डस्ट से हो, चाहे वो सिर्फ सीढ़ियां चढ़ के अपने ऑफिस तक पहुंचते हैं, या सीढ़ियां चढ़ के उनका घर है, लिफ्ट नहीं लगी है, 3-3 मंजिल के भी होते हैं अप दिस सेटअप्स जहाँ पे 3 स्टोरी बिल्डिंग होती है, तो आपका अगर तीसरे उस पे स्टोरी पे घर है, तो उनको रोज इतनी सीढ़ियां चढ़ना है, विच इज नो ऑप्शन फॉर देम until they change their house या change the location या change their this floor, तो उनके लिए तो ऑप्शन नहीं है, घर तो जाना ही जाना है और इतनी सीढ़ियां चढ़नी है। so that in that condition you can avoid कुंजल। अदरवाइज कुंजल उनको करा दे जिनको माइल्ड अटैक्स हैं या जिनको म्यूकस वगैरह डेवलप नहीं होता है, जिनको सिर्फ ब्रेथलेस फील होता है। बाकी जल नीति, सूत्र नीति, कपालभाति, वस्त्र धोती। वस्त्र धोती के लिए पेशेंट रेडी नहीं होंगे, इन द सेंस के इमीडिएटली सोच के कि हाँ कपड़ा मुंह में डालना है और अंदर तक लेना है। देखिए फायदे बहुत हैं वस्त्र धोती के, पूरा इंटरनल वॉश हो जाता है अच्छे से, बट द टेक्निक एंड द रेडीनेस ऑफ द पेशेंट, तो दे आर नॉट मेंटली रेडी कि मेरी वस्त्र धोती करा दो आज। वो पहले ही दिन ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे आपको आके, दे जस्ट नीड सिम्प्टोमेटिक रिलीफ फर्स्ट। सो उसके लिए you have other form of exercises and other form of kriyas which is जल नेति सबसे आसान है, और सूत्र नेति। और प्लीज बियर दिस इन माइंड, जल नेति के बाद कपालभाति करना मैंडेटरी है। अगर आपने जल नेति के बाद पेशेंट को बोला कि अच्छा अब आप शवासन करें, उसके बाद मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर हम आसन करेंगे, फिर हम प्राणायाम भी करेंगे, तो आप जितनी देर में आप 5-6 मिनट या 7 मिनट आपकी फोन कॉल चलती रही, तो क्या होता है अगर उसने कपालभाति नहीं करी। षटकर्म जल नीति स्पेसिफिकली ऐसी क्रिया है जिसके बाद आप जो हमारी नेसल पैसेज है वो टेंडेंसी है कि वो पानी को रिटेन करके रखती है, तो आपको एंटी मॉइस्चर टेक्निक करनी है, तो कपालभाति से ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति करा दें, लाइक एक राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से हवा बाहर निकालते रहो जब तक कि पूरी तरह से पानी बाहर ना निकले, और ऐसे ही लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके राइट से बाहर निकालते रहो, ठीक है। सो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति करा दें या फिर सिर्फ कपालभाति करा दें। जल नेति के बाद करा देनी चाहिए ये, ताकि म्यूकस जो अंदर का जो हमारी जो लाइनिंग है, म्यूकस लाइनिंग है, वो पानी को अंदर को ना खींचे, जो कि हमने अभी जल नेति के द्वारा पानी राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट से निकाला था। बिकॉज द पैसेज विच द योर वाटर टुक, जो आपका पानी ने जो एक पैसेज पकड़ा था, उस सारे पैसेज में वाटर रिटेंशन के चांसेस हैं, ठीक है। सो वाटर रिटेन ना होके आपका सारा मॉइस्चर जो है वो ड्राई आउट हो जाना चाहिए, आपका नोज एकदम क्लियर आउट हो जाना चाहिए, एक भी ड्रॉपलेट पानी का नहीं बचना चाहिए नाक के अंदर। इसीलिए जल नेति फॉलोड बाय कपालभाति इज मैंडेटरी, स्पेशली फॉर साइनसाइटिस, अस्थमा, इन सारे पेशेंट्स के लिए। देन ब्रीदिंग में हैंड्स इन एंड आउट, हैंड स्ट्रेच, शशांकासन, डॉग ब्रीदिंग, टाइगर ब्रीदिंग, सेतुबंध, सारे ही अच्छे हैं इनके लिए। एस्थमा पेशेंट्स को आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस ज्यादा से ज्यादा करानी है, ओके, नंबर ऑफ टाइम्स करानी है।
और किसी भी दिन मिस नहीं करनी है। कभी हम सोचते हैं कि चलो आज ब्रीदिंग प्रैक्टिस छोड़ो, आज सीधा शीतलीकरण प्राणायाम करा दें या आज सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कर दें। तो ब्रीदिंग को प्लीज स्किप आउट नहीं करें, स्पेशली एस्थमा पेशेंट्स के लिए, बिकॉज ब्रीदिंग ही उनको इम्प्रूव करनी है और ब्रीदिंग पे उनको फोकस करना है। ठीक है, जो उनकी दिक्कत चल रही है उसी पे हमें ध्यान देके इलोंगेट करते जाना है ब्रीदिंग मूवमेंट्स के साथ। ओके, सो शीतलीकरण में फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, स्पाइनल ट्विस्ट, साइड बेंडिंग, एल्बो मूवमेंट्स, आर्म रोटेशन, जो आपको ठीक लगे वो कर पा रहे हैं, उनको सांस नहीं चढ़ रही है, धीरे धीरे कर पाए तो कर ले। सूर्य नमस्कार is also good for developing stamina, developing flexibility and developing strength in the shoulder muscles, because there are certain postures in Surya Namaskar which will develop muscles, build up stamina and this muscle की जो है strength है वो develop होती है chest area की. Okay, then आसन में ताड़ासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन, अर्धकटी चक्रासन, अर्धचक्रासन, पादहस्तासन ज्यादा देर नहीं कराना है। अर्धचक्रासन का काउंटर है पादहस्तासन, इसीलिए मैंने लिखा है, अदरवाइज फॉरवर्ड बेंडिंग्स आर नॉट गुड फॉर अस्थमा पेशेंट। पर्वतासन, उष्ट्रासन, पश्चिमोत्तानासन, अगेन इट्स अ फॉरवर्ड बेंड, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए कराइए क्योंकि ये उष्ट्रासन का काउंटर आसन है इसलिए, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। योग मुद्रा, बद्ध पद्मासन, गौमुखासन, भुजंगासन, धनुर, सर्वांग, सेतुबंधासन, शलभासन। सर्वांगासन तभी चांस लें जब उनका काफी कंट्रोल हो गया है ब्रेथ पे, अदरवाइज इन्वर्टेड आसन को अवॉइड कर सकते हैं पहले। बट सर्वांगासन से क्या है, सारे अंगों में बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, इसीलिए सर्वांगासन आप ऐड करेंगे बट 4th 5th वीक में, पहले नहीं कराना है उनको, ठीक है, नहीं तो हैवीनेस हो जाती है चेस्ट में। देन नाड़ी शुद्धि, सूर्य भेदना, भस्त्रिका, शीतली शीतकारी ओनली इन समर्स, भ्रामरी, नादानुसंधाना, ओम मेडिटेशन। और ये जो माइंड या मनोमय कोश पे जो हमने ध्यान देना है, ये मैंने सारी स्लाइड्स पे थोड़ा कॉमन ही रखा है, दिस यू ऑल नो। नाउ लेट्स कम टू साइनसाइटिस। शिरानाल शोथ बोलते हैं इसको हिंदी में। सो दिस pertains to the inflammation of your sinuses. Inflammation. अब साइनस कहाँ है, ये देखिए इस स्लाइड में, वेयर आर द साइनसेस लोकेटेड, ये कहाँ स्थित होते हैं, माथे के ऊपर फ्रंटल साइनस, ओवर द आईज इन द ब्रो एरिया, सो आईब्रोज के एकदम ऊपर हमारे फ्रंटल साइनस हैं। फिर एथमोइड साइनस है बिहाइंड द ब्रिज ऑफ द नोज, बिटवीन द आईज। देन मैक्सिलरी साइनस चीक्स में, चीक्स के पीछे जो चीक्स बोन है, बोन के ऊपर, और हमारी जो ऊपर स्किन है, स्किन की लेयर है इसके नीचे, यही मैक्सिलरी जो साइनसेस हैं, ये इनकी जो पफीनेस है, इसकी पफीनेस की वजह से हमारी राउंड चीक्स दिखती हैं। नहीं तो आपकी अगर आप स्केलेटन देखें, अगर बोन के एकदम ऊपर आपकी स्किन चिपक जाए और उसमें कोई हवा ना हो, उसमें कोई एयर पैसेज ना हो, उसमें कोई पफीनेस ना हो, ठीक है, तो फिर कैसे आपका फेस कैसा दिखेगा, एकदम बोनी दिखेगा, बिल्कुल ही कुछ नहीं है, जैसे बिल्कुल ही हड्डियां नजर आएंगी, एक बस थिन स्किन की लेयर ऊपर जमी हुई है एज इट, ठीक है। तो ये जो साइनसेस है यही हमारी पूरी फेस की शेप देते हैं। ओके, देन स्फेनॉइड साइनस बिहाइंड द एथमोइड्स इन द अपर रीजन ऑफ द nose and behind the eyes. So what happens in these sinuses? Sinusitis, यहाँ जहाँ पे itis आ जाता है, already told you, that means that refers to the inflammation. So sinusitis refers to inflammation of the paranasal sinuses, which may be due to a viral, bacterial or fungal infection, allergy or autoimmune issues. Most cases are due to a viral infection and resolve over the course of 10 days. अगर तो वायरल इन्फेक्शन हुई है, अगर उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन है, आपके साइनसेस ब्लॉक हो गए हैं, बहुत ज्यादा पफीनेस हो गई है, हैवी हो गए हैं, पूरा ईएनटी आपकी हैवी हो गया है, तो फिर आपको अगर वायरल इन्फेक्शन है तो आपको 10 दिन तक रह सकती है और 10 दिन में धीरे धीरे छूट जाएगी, अपने आप ये ठीक होती रहेगी। अगर दूसरी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो दैट कैन टेक लॉन्ग। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, दैट कैन ऑल्सो टेक लॉन्ग। ओके, अगर एलर्जी है तो एलर्जी से तो बचना है, जितनी देर तक आप एलर्जन से एक्सपोज रहेंगे उतनी देर तक आपको ये साइनसाइटिस की प्रॉब्लम आती ही रहेगी।
Then sinuses are air-filled spaces in the skull behind forehead, nasal bones, cheeks, and eyes that are lined with mucous membranes. Already इनमें एक mucous membrane होती है, okay? So ये air-filled spaces हैं. Air-filled spaces मतलब ये थोड़ी सी hollow spaces है, but इनमें हवा आनी जानी चाहिए, okay? हवा आनी जानी चाहिए, वो जरूरी है. और इसमें healthy mucous membrane होती है. इस हेल्दी म्यूकस मेम्ब्रेन को जर्म्स अटैक कर सकते हैं, बैक्टीरिया अटैक कर सकते हैं, बाहर से कोई वायरसेस अटैक कर सकते हैं. ओके, सो यूजुअली म्यूकस इज एबल टू ड्रेन आउट दोस बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड अदर जर्म्स एंड एयर इज एबल टू सर्कुलेट स्मूथली. नॉर्मल कोर्स में ड्रेन आउट हो जाते हैं ऐसे. नॉर्मल कोर्स में जो छोटे मोटे जर्म्स हम इनहेल कर लेते हैं. देखिए पूरी फुल प्रूफ हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि हम बिल्कुल ही प्योर हवा में सांस लेते हैं, ऐसा तो है ही नहीं. कितना कुछ हम इनहेल कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम our system is strong enough, our immunity is strong enough to get away with such bacteria or other germs which are not needed to the body, okay, through our exhalation, through our sweating, through our urination, through our feces, through our exhalation. ओके इस तरह से हम टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाते हैं. हमारी नाक में भी जो जर्म्स जमा हो जाते हैं, नाक में भी जो गंदगी जमा हो जाती है, वो भी हम व्हेन वी टेक बाथ वी क्लियर आउट द नोज, व्हेन वी डू ब्रशिंग वी क्लियर आउट द नोज, ओके, ऑफ दैट डर्ट. ये एक सिस्टम बना हुआ है. So when the sinus openings become blocked or too much mucus build up, then bacteria and other germs can grow more easily. ओके अगर ये आपको एक दो छींकी आई और आपका नाक भर गया, ठीक है, और आसपास कहीं वॉश बेसिन नहीं है, एंड यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ थ्रोइंग आउट योर म्यूकस ऑन द रोड और स्ट्रीट और वाइल वॉकिंग. बहुत लोगों को बड़ी ऐसी आदतें होती हैं कि वो ब्लो आउट करते हैं, नोज भी और जो गले की जो रेशा है वो भी बाहर फेंक देते हैं सड़क पे या ड्राइव करते समय. बहुत लोगों को आदत होती है, विच इज क्वाइट अनहाइजेनिक. ओके, so but when you get that tendency, okay, to blow out this extra mucus, अगर आप ब्लो आउट नहीं करते हैं, आप रोक लेते हैं. बहुत से लोग छींक भी रोक देते हैं, ठीक है, तो जो टॉक्सिन्स बाहर आने चाहिए थे वो नहीं आए. अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया अंदर था उसने थोड़ा सा और रास्ता बनाया और उसने और जर्म ग्रोथ क्रिएट कर दी अंदर. सो जर्म्स कैन ग्रो मोर इजीली इफ यू आर नॉट ब्लोइंग आउट द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर नोज और योर ओरल कैविटी. So what happens, types कैसे हैं इसके साइनसाइटिस के? एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक एंड रेकरेंट. सो आई हैव गिवन कितना लास्ट करता है. एक्यूट मतलब 4 वीक्स तक रहना, सब एक्यूट मतलब 4 से 12 हफ्तों तक ये प्रॉब्लम रहना, और जो क्रॉनिक हो जाते हैं केसेस वो तो 12 हफ्तों से बाहर निकल जाता है केस. फिर तो 3-3 महीने से दे आर सफरिंग एंड दे आर डूइंग होम रेमेडीज जो कि उनको असर नहीं कर रही हैं, तो ना वो डॉक्टर पे जाना चाहते हैं ना कुछ, तो ऐसे करके वो सामान निकाल देते हैं. और जब वो क्रॉनिक हो जाती है तब और जिद्दी हो जाती है ना, जैसे बीमारी, वो हालत हो जाती है. एंड यू कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली, यू कैन नॉट थिंक प्रॉपरली, बिकॉज ब्रेन सेल्स आपके हमेशा ही ड्रेन रहेंगे. हमेशा ही आपको यही चिंता लगी रहेगी, ओ मेरा नाक बंद है, मेरी चीक्स में बहुत कफीनेस है. ये सारे सिम्टम्स वो एक्सपीरियंस करते हैं क्रॉनिक केसेस. एंड रेकरेंट मतलब विद इन अ ईयर आपको सेवरल अटैक्स हो जाना. So by location if we see maxillary sinusitis, तो मतलब आपको cheeks area involved है. Frontal sinusitis अगर देखें तो आपको आंखों का ऊपरी भाग जो है, forehead area involved है. Ethmoid मतलब between the eyes वाला area involved है, headaches हो सकती हैं. अगर sphenoid sinusitis है तो आंखों के पीछे का area involved है. इससे आपको आंखों में भी दर्द रह सकती है, आंखों में heaviness रह सकती है, आंखों में जलन सी रह सकती है. Okay, you cannot focus at a particular point. Okay, then by duration if we see तो acute and chronic. Okay, इस तरह से हम टाइप्स को डिवाइड कर सकते हैं. साइनसाइटिस कैसे कैसे आ सकता है. एंड नाउ सिम्टम्स, लक्षण क्या रहते हैं? क्लासिक सिम्टम्स ऑफ एक्यूट साइनसाइटिस इन एडल्ट्स यूजुअली फॉलो अ कोल्ड दैट डज नॉट इम्प्रूव. आपको सर्दी हुई या आपको जुकाम हुआ तो वो इम्प्रूव नहीं किया. इम्प्रूव मतलब वो वहीं पे स्टेबल है और आपने उसके लिए कुछ खास किया नहीं कि हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी सी सर्दी तो हो ही जाती है, मौसम चेंज हो रहा है, कोल्ड है. तो इट टेक्स 5 to 7 days ऑल्सो. जब ये इतनी देर तक कोल्ड रह गया तो फिर आप क्या
जर्म डेवलपमेंट हो गई आपकी साइनस में, तो वो साइनसाइटिस की शेप ले लेती है। सो व्हाट हैपन, सिम्टम्स क्या है, अब कोल्ड से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जो कि मैनेज नहीं की आपने या फिर वो ऐसे इग्नोर होती गई, तो एक्यूट साइनसाइटिस में क्या होता है, फिर बैड ब्रेथ भी डेवलप हो जाती है, उसके साथ साथ लॉस ऑफ स्मेल, बिकॉज यू कैनॉट इवैक्यूएट योर नोज इमीडिएटली, एक ही गो में आप अपना नाक साफ नहीं कर सकते, आपको बहुत हैवीनेस रहती है पूरे नोज में, पफीनेस रहती है पूरी चीक्स एरिया में, फोरहेड एरिया में। देन कफ एंड ऑफन, कफ होता है, खांसना, खांसी आती है, ऑफन वर्स एट नाइट, फटीग्ड फील करते हैं। फटीग्ड क्यों, क्योंकि अच्छे से सांस आप अंदर ले ही नहीं पा रहे हो। ओके, आपका नाक बंद है, नाक से सांस नहीं है तो मुंह खोलेंगे, कहीं से तो सांस जानी चाहिए अंदर। ओके, सो that's how the breathing also becomes shallow and you cannot take proper amount of oxygen you are not providing to the body through your breath, so hence you will feel fatigued, आपको थकावट ही थकावट महसूस होती रहेगी। एंड फीवर भी आ सकता है, हेडेक्स भी हो सकती है, प्रेशर काइंड पेन होती है बिहाइंड द आईज, टूथ एक, फेशियल टेंडरनेस, बहुत ज्यादा हाथ लगाने पे दर्द होना, बहुत कोमल हो जाना आपकी सारी स्किन, फेस की स्किन। देन नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, नाक में जो जमा है वो हमेशा बहते रहना नाक का, या फिर बहुत ज्यादा बंद रहना। ओके, सोर थ्रोट, गले में खराश। ओके, पोस्ट नेसल ड्रिप, पीछे से जैसे रेशा बहता जा रहा है बहता जा रहा है, एक सोर थ्रोट है, गले में भी दर्द है, ये सारे सिम्टम्स आपको साइनसाइटिस जो एक्यूट साइनसाइटिस है उसके आ सकते हैं, which can last up to 12 weeks. What are the factors? Small hair-like structures are lined in your nasal passages. You all know, छोटे 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 बाल हैं हमारी पूरी नेसल लाइनिंग को जो लाइन कर रहे हैं अंदर, वही तो रोल प्ले करते हैं। जब हम नाक से सांस ले तो हमारा हवा काफी हद तक प्योरीफाई होके अंदर पहुंचती है और जो डर्ट है वो यहीं पे रुक जाती है। Okay, so small hair-like structures in the sinuses which help move mucus out do not work properly due to some medical condition. एक कार्टेगनर सिंड्रोम है एंड एक इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम है। दोनों कंडीशंस में आपकी सीलिया जो है, जो कि आपकी अंदर साइनसेस में लाइन कर रही है, वो अच्छे से काम नहीं करती, तो इसलिए आपकी जो डर्ट है वो टाइम पे टाइम बाहर नहीं निकल पाती है नोज के थ्रू। एंड देन एलर्जीज, structural abnormalities, non-allergic factors like vasomotor rhinitis. vasomotor rhinitis मतलब नाक का बही जाना, पानी निकलते रहना नाक से बहुत ज्यादा, काफी देर तक। आप बहुत ज्यादा टिश्यूज यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हैंकीज भी यूज कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नाक में पानी बनता जा रहा है और पानी निकलता जा रहा है। ओके, तो नॉन एलर्जिक फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे वैसोमोटर राइनाइटिस है। Then chronic sinusitis can be caused from maxillary sinuses. जो chronic cases हैं वो ज्यादा maxillary sinuses involved होते हैं उसमें। क्यों involved होते हैं? Because you see the structure of maxillary sinus. सबसे ज्यादा बड़ा जो साइनस है हमारा ये वाला है, देखिए चीक्स के पीछे, चीक्स बोन के ऊपर और हमारी स्किन लेयर के पीछे, ठीक है, ये है। यहाँ पे अगर आप टच करेंगे तो हमारी जो पफीनेस बनी हुई है, that means you don't have any pain while touching your cheeks, right? अभी अगर आप टच करें, प्रेस करें अपनी चीक्स पे तो आपको बोन पर आपका प्रेशर फील होता है और नॉर्मल प्रेशर फील होता है, that means you are healthy at your maxillary sinus. तो देखिए maxillary sinus is situated in a horizontal position. देखो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है ना बाकी साइनसेस के मुकाबले। तो व्हाट हैपेंस, मैक्सिलरी साइनस का क्रॉनिक कंडीशन इसीलिए हो जाती है क्योंकि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है और इसकी जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज ऑफ दिस म्यूकस सिक्रीशंस फ्रॉम मैक्सिलरी इज नॉट वेरी इजी एंड नॉट वेरी एफिशिएंट। हमारी मैक्सिलरी साइनस नीचे को है और उसका जो ड्रेनेज है नाक के द्वारा हो जाना चाहिए, नाक में डर्ट आके बाहर निकलनी चाहिए और उसमें ठीक से अगर नहीं हो पाती है तो हमारी क्रॉनिक केस हो जाता है साइनसाइटिस का, ठीक है। देन मैक्सिलरी साइनसाइटिस में आल्सो बी ऑफ डेंटल ओरिजिन, okay, and constitutes a significant percentage since the teeth and the sinus floor are intimately related. आपका जो maxillary sinus का end portion है वो आपका जो पीछे wisdom tooth है या आपका जो ऊपर वाला denture है उसको टच करता है, ठीक है। the floor of your sinus and the teeth, especially the upper jaw की side, last के जो दांत हैं upper jaw के, वो आपस में काफी
मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर दांत में दर्द है तो आपको मैक्सिलरी साइनसाइटिस भी डेवलप हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर दांत में दर्द आई है तो मैक्सिलरी साइनसाइटिस होगा, बट देयर इज अ टेंडेंसी दैट you can have sinusitis in your maxillary. So now chronic sinusitis can also be caused indirectly through a common but slightly abnormal auditory या eustachian tube. आपने सुना होगा हमारी ईयर में मिडल ईयर, इनर ईयर एंड आउटर ईयर. हैव यू हर्ड? 3 पार्ट्स हैं ईयर के. तो उसमें एक बहुत नाजुक ट्यूब है, eustachian tube, ठीक है, that gets attached to this maxillary sinus. सो अगर आपको क्रॉनिक साइनसाइटिस है तो आपकी हियरिंग सेंसेशन तक डिस्टर्ब रह सकती है, आपको कानों से भी सुनाई कम दे सकता है अगर आपको मैक्सिलरी साइनस इन्वॉल्व है. ओके, देन पैसिव स्मोकिंग में आल्सो बी एसोसिएटेड विद क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस. अगर आप खुद स्मोक नहीं कर रहे हैं, अगर आपके आसपास से कोई स्मोक करते हुए रोज निकलते हैं, सपोज आप बस स्टॉप में हैं और रोज कितने लोगों को एक्सपोज ऐसे होते हैं कि वो सिगरेट पी रहे हैं या फिर वो कुछ बीड़ी वगैरह ले रहे हैं, तो आप एक्सपोज्ड होते हैं उस फ्यूम से, ठीक है, स्मोक डस्ट से या स्मोक की फ्यूम से. सो दैट कैन आल्सो ट्रिगर दिस साइनसाइटिस प्रॉब्लम इन यू. Recurrent acute sinusitis can lead to chronic sinusitis. अब सेल्फ केयर के पॉइंट्स तो यू ऑल नो, पेशेंट्स को आप ये हिदायतें दे सकते हैं कि उनको कैसे देखभाल करनी है अपनी. ये सेल्फ केयर रेजीम है विच दे मस्ट फॉलो. apply warm moist clothes to face several times a day. थोड़ा सा warm कपड़ा, हैंकी हो चाहे टॉवल हो, वो जरूर रखें ताकि ये थोड़े से warm रहे आपका जो फेशियल एरिया है. देन स्टीम जरूर, स्टीम बहुत इफेक्टिव होती है ऐसे पेशेंट्स के लिए. Then gentle heat applied over the inflamed area is comforting. Drink plenty of fluids to thin down the mucus. Inhale steam 2 to 4 times per day. Spray with nasal saline सेवरल टाइम्स अ डे. नेसल सलाइन वाटर के ड्रॉप्स आते हैं छोटी सी बॉटल के, वो अगर वो डाल दे, क्योंकि उसमें सलाइन वाटर होता है, होता कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें नमक है तो नमक अट्रैक्ट करेगा आपके साइनस से एक्स्ट्रा म्यूकस को, तो आप उसे ब्लो आउट कर सकते हैं. थोड़ी देर आप सिर पीछे करके, बेड पे लेट के सिर पीछे करके वो सलाइन ड्रॉप्स डालेंगे, जैसे बच्चे को डाल देते हैं, क्योंकि बच्चे को इनफैंट स्पेशली उनको ब्लो आउट करना नहीं आता है, नाक से रेशा निकालना नहीं आता है. सो पेरेंट्स यूजुअली परचेज दैट नेसल ड्रॉप्स की जो एक आती है बॉटल आती है, उसको वो नेसल में डाल के 2-2 ड्रॉप्स, तो दैट ईजेस आउट देयर एक्स्ट्रा म्यूकस, फिर वो बाहर निकल आता है नाक के द्वारा. देन फॉर साइनस पेन और प्रेशर, अवॉइड फ्लाइंग व्हाइल यू आर कंजेस्टेड. फ्लाइंग मतलब फ्लाइट्स में ट्रैवल करना थोड़ा सा अवॉइड करें जब आपको साइनस का पेन या प्रेशर है. अवॉइड टेम्परेचर एक्सट्रीम, सडन चेंज इन टेम्परेचर, एसी से एकदम से बाहर आ गए, एकदम से हॉट एक्सपोज कर दिया, या अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं मेट्रो से एकदम बाहर आते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं हम एकदम से हीट वेव्स को. ओके, क्योंकि मेट्रो के अंदर एसी चल रहा है और आप एकदम से बाहर आए हैं, तब भी ये एकदम से आपके साइनस पे ऊपर नीचे प्रेशर बिल्डअप हो के आपको एकदम से पेन स्टार्ट हो सकती है, हेडेक्स हो सकती है, बहुत शूटिंग हेडेक्स होती हैं कभी कभी साइनसाइटिस के पेशेंट को. ओके, एंड बेंडिंग फॉरवर्ड विद योर हेड डाउन शुड बी अवॉइडेड. ओके, दैट इज नॉट गुड फॉर साइनसाइटिस पेशेंट, क्योंकि ऑलरेडी उनकी हैवीनेस डेवलप है. नाउ षटकर्म करवाने, क्या क्या कराने वो देखेंगे हम. ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करानी है, सूक्ष्म व्यायाम क्या कराने हैं, आसन प्राणायाम क्या कराने हैं उनको. तो षटकर्मों में जलनेति, सूत्रनेति इज ऑप्शनल, बट जलनेति जरूर कराने. सूत्रनेति ऑप्शनल इसलिए है कि छींके ऑलरेडी, मतलब उनका वैसे ही बहुत हैवीनेस हुई है पूरी ईएनटी पे, और छींकों से और हैवीनेस डेवलप हो सकती है. सो सूत्रनेति को आप ऑप्शनल रख के जलनेति कराएं, फॉलोड बाय कपालभाति, एंड ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति भी कराएं, और मुखधोती आई टोल्ड यू, जैसे हम ब्लो आउट करते हैं, कैंडल्स हैं हमारे सामने 30-40 बर्निंग कैंडल्स को एक ही गो में आपने हवा से बुझा देना हो, वो है मुखधौती की क्रिया. नाक से सांस भरनी है इंटरवल से और ब्लो आउट कर देना है हवा, मुंह से एकदम से मुंह फुला के हवा बाहर. ये व्यासा में जिन्होंने कोर्स किया होगा वहां से अच्छे से ये टेक्निक सीख सकते हैं.
Then breathing practices, hands in and out, hands stretch, dog breathing, शीतलीकरण व्यायाम में भुजबंध शक्ति विकासक, ग्रीवा शक्ति विकासक, आर्म्स रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कर्ण शक्ति विकासक, कान के ऊपर प्रेशर दे के चिन लॉक करके सांस अंदर रोकनी है, फिर चिन लॉक खोल के फिर हवा बाहर निकालनी है। इससे कानों पे नेसेसरी प्रेशर बिल्डअप होगा और जब आप इसको रिलीज करेंगे तो कानों की जो दर्द है जो डेवलप हुई है, मैक्सिलरी साइनसाइटिस अगर है या फिर स्फिनॉइड भी है, तब भी कानों में कभी कभी प्रेशर बन सकता है अननेसेसरी और तेजी से दर्द हो सकती है, तो उससे भी कर्ण शक्ति विकासक से आपके कानों की ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। देन आसन में ताड़ासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन, अर्धकटी चक्रासन, पर्वतासन, गौमुखासन, भुजंगासन, धनुरासन, शवासन. See, in sinusitis patients, asanas don't hold much importance jitna ki kriyas and pranayam. Okay, so they should be dealt with daily on daily basis. एक तो क्रियाएं जरूर कराएं रोज के रोज, आसन कुछ कुछ करा दें जो भी लिस्ट में है जो मैंने अभी आपको बताए, और प्राणायाम ये सारे कराने हैं। आप प्राणायाम 3 एटलीस्ट रोज के रोज कराएं, 4-5 हैं तो 3 तो रोज ही कराएं। अब देखिए शीत भस्त्रिका मैंने लिखा है, पर अगर समर्स चल रही है भस्त्रिका के बाद आप शीतकारी या शीतली जरूर करा दें ताकि बॉडी एकदम से हीट अप ना हो। वैसे हीट चाहिए बॉडी को, बिकॉज ये जो शिरानाल शोथ की प्रॉब्लम है जो कि साइनसाइटिस की है, ये कफ प्रकोप है आपकी बॉडी में, कफ ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, और वो भी ऊपरी भाग में, सिर और आपका गले तक इन्वॉल्व है। ओके, कफ इज मोर accumulated in your ENT. So to relieve you of from this, so steaming is also good. नेतियां धोतियां ये सब इम्पोर्टेंट है, प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए, नाउ कम्स कोल्ड एंड कफ। ये तो हर एक को मैं समझती हूँ कभी ना कभी लाइफ में हुआ ही होगा, बचपन से लेके अभी तक कोल्ड एंड कफ की दिक्कत इज क्वाइट कॉमन। बट कफ भी बहुत तरह के होते हैं और कोल्ड भी बहुत तरह के होते हैं, एंड पीपल कंफ्यूज बिटवीन फ्लू एंड कॉमन कोल्ड बिकॉज सिम्टम्स बहुत कॉमन है दोनों के। ओके, so the common cold, now here we are discussing common cold is a viral infection of your nose and throat, that is upper respiratory tract, URT की प्रॉब्लम है ये, upper respiratory tract. It is usually harmless, although it might not feel that way. आपको लगेगा कि बस अब तो ना कुछ हो रहा है, ना कोई काम हो रहा है, ना कोई कुछ, बहुत दिन से कोल्ड हुआ है, so you don't feel normal. ठीक है, कोल्ड में यू नेवर फील नॉर्मल कि हाँ चलो मैं आज का दिन मेरा बड़ा अच्छा जाएगा। कोल्ड में बहुत ही डिफिकल्ट है आपके अपने रूटीन के काम भी हो पाना, because every time you are having heaviness of your head, heaviness in your eyes, ठीक है, तो ये मुश्किल हो जाता है इसको काफी देर तक सह पाना। तो इसीलिए वी फाइंड वेज, जैसे ही कोल्ड होता है, इवन इन किचन वी हैव सो मेनी रेमेडीज, काली मिर्च है, शहद है, अदरक का रस है, ये सारी चीजें हमें बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। बट अगर हम टाइम पे ले लेंगे, अगर हम इसे इग्नोर करते रहेंगे, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और हमारी किचन नहीं है हमारे पास और हमारी होम रेमेडीज हम कर नहीं पा रहे हैं, तो आप इसे इग्नोर करते रहेंगे तो ये फिर क्रॉनिक कोल्ड में बदल जाएगा। ओके, सो चिल्ड्रन यंगर देन 6 आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ कोल्ड्स, जैसे सर्दी खांसी। Children less than 6 age are greater at risk of these conditions. But healthy adults are also expected to have 2 or 3 colds annually. जैसे सीजन चेंज होता है आपको ये कंडीशन डेवलप हो सकती है कि सर्दी लग गई, या बहुत ज्यादा आज सारा दिन ऑफिस में एसी चल रहा था, घर में हम एसी नहीं चलाते हैं, ऑफिस में पूरा दिन बैठना पड़ रहा है और वो भी इतने तेज एसी में। ओके, so when there is a public infrastructure where you cannot avoid such cold exposure, तो आपको कुछ देर उठ के सन को एक्सपोज करना चाहिए अपनी बॉडी को। दैट इज द आइडियल वे टू बैलेंस आउट, बिकॉज आप सारे ऑफिस को तो वो नहीं कर सकते अपनी कंडीशन के लिए। अगर आप प्रोन हैं तो आपको ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि अप्लाई करनी चाहिए, आपको भी अपनी पेशेंट्स को सजेशंस देनी चाहिए। अगर आपकी ऑफिस में दिन भर एसी चल रहा है, आप बाहर आ जाइए थोड़ी देर के लिए, because that doesn't suit your body. So better to have balance of both the temperatures. तो बाहर आके थोड़ा सा वॉक कर लिया लंच टाइम पे या टी टाइम पे, come out of that environment where continuously the low temperature is going on, which is not good for your ENT. तो उनको
ऐसे अपना रूटीन से थोड़ा सा हट के चीजें करनी चाहिए जो कि उनकी बॉडी को सूट करे. Then most people recover from a common cold in a week or 10 days. Symptoms might last longer in people who smoke. जो स्मोक करते हैं वो ऑलरेडी अपनी लंग्स को बहुत डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और फिर उनका अच्छे से एक्सहेल भी नहीं हो पाता, इनहेल भी नहीं हो पाता और ऊपर से वो गंदी हवा पहुंचा रहे हैं अपनी लंग्स को. सो विल टॉक अबाउट हेल्थ हैजर्ड ऑफ स्मोकिंग ऑल्सो, उसमें हम और थोड़ा बात करेंगे स्मोकिंग के बारे में. देन कोल्ड सिम्टम्स टिपिकली टेक अ फ्यू डेज टू अपीयर. ठीक है, ये धीरे धीरे हमें पहले पहले आती है छींके, फिर आता है हाँ लगता है कि आज थोड़ा सा ज्यादा ही एसी हो गया, अब थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं. बाहर एटमोसफेयर में भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है. लेट्स नॉट सिट होल्ड इन एसी इन क्लोज्ड चैम्बर्स where you have very very low temperature maintained. तो हम अपना थोड़ा सा पहले अभी समझ ही रहे होते हैं कि ये छींके क्यों आ रही हैं, आज क्या खा लिया, आज बर्फीला पानी तो नहीं पी लिया. ओके, सो इतनी देर में कोल्ड डेवलप हो जाता है. सो इट कैन टेक फ्यू डेज टू अपीयर. सिम्टम्स जो हैं इसके कुछ दिन ले सकते हैं अपीयर होने में, बट प्रॉब्लम थोड़ी पहले आ चुकी होती है. So if you're a good sensitive person, you will be taking care of yourself, taking necessary precautions. और अगर आप थोड़ा वो हैं केयर फ्री काइंड ऑफ पर्सन है तो फिर आप इग्नोर कर दें और फिर आप कोल्ड के सिम्टम्स को फिर आप इनवाइट कर रहे होते हैं कि ओके. तो दैट्स ऑल योर नेचर, हाउ यू टेक योर प्रॉब्लम. मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बट अगर हमें सेंस हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है बॉडी के साथ तो हमें नेसेसरी प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए before waiting for it to get full blown problem. So nasal symptoms, congestion. नेसल में क्या सिम्टम्स है, नोज के नॉस्ट्रल्स में क्या सिम्टम्स होते हैं, कंजेशन डेवलप होती है, साइनसिस का प्रेशर डेवलप होता है, रनिंग नोज हो सकता है, स्टफी नोज हो सकता है, लॉस ऑफ स्मेल, टेस्ट, स्नीजिंग, छींके, वाटरी नेजल हो सकता है, बहुत ज्यादा पानी बहना है, पोस्ट नेसल ड्रिप और ड्रेनेज इन द बैक ऑफ योर थ्रोट. अब सिर पे क्या आपको असर हो जाता है कोल्ड का, वाटरी आईज हो सकती है, हेडेक्स हो सकती हैं, सोर थ्रोट, कफ, स्वोलन लिम्फ नोड्स. देन होल बॉडी सिम्टम्स क्या है, फटीग फील कर सकते हो, जनरल टायर्डनेस, चिल्स, बहुत ज्यादा चिल स्पेल्स आते हैं आपको, एकदम से हवा लगना और आपको गूज बम्स आएंगे थोड़ी देर के लिए. ठीक है, आपकी आर्म्स में, लेग्स में, फिर ठीक हो जाएगा अपने आप. So body is still coping up with that cold which you are exposed to. So ये chills आते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. बॉडी aches, low grade fever भी डेवलप हो सकता है because it can be some viral infection जिस वजह से आपको कोल्ड हुआ. Then chest discomfort, difficulty in breathing deeply. Okay, so what are the causes? Although many different viruses can cause a cold, rhinoviruses are the most common cause of this common cold. A cold virus enters the body through the mouth, eyes, nose, usually when someone who is sick, coughs, जो ऑलरेडी, अब देखिए ये कम्युनिकेबल प्रॉब्लम है क्योंकि ऑलरेडी अगर किसी को खांसी है घर में तो एकदम से फैल जाती है ना, उसको हुआ पहले, फिर उसको जुकाम हुआ, फिर मुझे हुआ, फिर मुझे मेरी माँ को हुआ, फिर माँ से इनको हुआ, चलो जी ये पूरी चेन डेवलप हो जाती है एंड ऑल फैमिली मेंबर्स आर ट्रैप्ड इनटू दिस कॉमन कोल्ड. अब किसी किसी को सिवियर भी हो सकता है, किसी किसी को माइल्ड हो सकता है. सो समवन इफ यू आर एक्सपोज्ड टू सच वायरसेस, इफ यू हैव द पर्सन नियर यू जिसने कफिंग भी करी है, जो स्नीजिंग भी करते हैं, और अगर ये हवा आपके अंदर चलेगी इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स इन द एयर, so then you are also caught with that. One can also catch a cold by touching contaminated objects and surfaces and then touching one's eyes or nose or mouth. जो कि कोरोना केस में भी हम देखते हैं कि अगर वो वायरस कहीं भी सरफेस पे रह गया है और वही हाथ हमने आंखों पे, नाक पे या मुंह में ले लिया है without washing the hands with soap and water properly, so then you are exposed to such virus. So योगिक मैनेजमेंट में क्या कराना चाहिए, कोल्ड एंड कफ वालों को जलनेति, सूत्रनेति, कपालभाति, वस्त्र धोती. और कुंजल बिल्कुल नहीं कराना चाहिए क्योंकि कुंजल में क्या होता है, जब हम पानी ब्लो आउट करते हैं तो पूरा भर जाता है हमारा साइनस उसी से. ठीक है, इतना सारा एक्स्ट्रा पानी जमा रहता है हमारे नोज में, हमारे जो साइनसेस हैं वो बहुत देर तक पफी रह सकते हैं अगर हम कुंजल के बाद रेस्ट नहीं कर रहे हैं, या कुंजल में वैसे ही बहुत हैवीनेस डेवलप हो जाती है कुछ देर के लिए. तो अगर आपको कॉमन कोल्ड या कफ है तो कुंजल विल बी ट्रिगरिंग द प्रॉब्लम मोर.
सो कुंजल शुड बी अवॉइडेड। जल नीति कराइए, सूत्र नीति कराइए, कपालभाति जरूर कराइए। कपालभाति इज वन, जैसे एक प्रॉब्लम 100 प्रॉब्लम्स का एक हल जिसे मान के चलो, वैसा है कपालभाति। ओके, तो कपालभाति हमारी सिर से लेके लंग्स, विच इज अ वेरी वाइटल ऑर्गन, हमारी कार्डियो की हेल्थ सबको मेंटेन करता है। और कपालभाति में जो हम पेट का स्ट्रोक देते हैं, हमारी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को भी मसाज करता है। सो आपके कितने सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं कपालभाति के पे, अगर आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी लिखना चाहेंगे तो आप 5-6 पेज भी भर देंगे ना, वो भी कम है। इतने फायदे हैं कपालभाति के। Then वस्त्र धोती is also good, but patient should be ready for वस्त्र धोती. I again say, आप अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा इतनी लेंथ का कपड़ा हमने अंदर लेना है, और फिर उसको थोड़ा सा पेट को हिलाना है, और फिर धीरे 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 कपड़ा बाहर आएगा। और कपड़े में जो बिल्कुल ही लपेटे हुए जो हमारा म्यूकस है, दिस इज ऑल टॉक्सिन्स, दिस इज ऑल अननेसेसरी थिंग्स विच इज इवैक्यूएटेड आउट। और बहुत अच्छा हल्का और बहुत लाइट फील होता है। और आपके जो अंदर जो स्टमक की जो एंजाइम्स हैं, सिक्रीशंस हैं, जो डाइजेशन में बहुत हेल्प करती हैं, वो रिजुविनेट हो जाती है। हमारा जो रेजिडुअल मैटर है, जो कि पिछले दिन का जो खाया पिया है, जो थोड़ा बच जाता है, जो कि रेजिडुअल फॉर्म में बेड ऑफ द स्टमक में जो रहता है, वो तक बाहर निकल आता है। ठीक है, हमारी बाइल की जो एक्स्ट्रा सिक्रीशन है, ग्रीनिश येलोविश कलर, वो हमारी वस्त्र की लास्ट पार्ट में हमें नजर आती है। सो इट इज नॉट टू बी डन डेली, नॉट एट ऑल। वस्त्र धोती ऐसी टेक्निक है जो एक बार हम सीख लें या एक बार हम सिखा दें तो पेशेंट को ये बोलना चाहिए, जब जब आपको ज्यादा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तब तब आप करें, और 10 दिन में एक बार करें, 15 दिन में एक बार करें। यू नीड नॉट टेल देम कि अब आपने सीख लिया तो आपको रोज रोज करना है, नहीं तो आप ठीक नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ भी उनको डराना नहीं है। ओके, सो दे शुड बी मोटिवेटेड। सो यू कैन गिव देम दिस रिलैक्सेशन कि जब आपको लगे कि आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, और आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके करें इसको। 10 दिन में एक बार कर लें, 15 दिन में एक बार कर लें। ओके, सो नेक्स्ट इज ब्रीदिंग में क्या क्या करा सकते हैं कोल्ड एंड कफ के पेशेंट्स को। हैंड्स इन एंड आउट, हैंड स्ट्रेच, डॉग ब्रीदिंग, एंड नेक मूवमेंट जरूर कराएं कफ वालों को, कोल्ड वालों को, बिकॉज नेक मूवमेंट्स में आपकी नेक के मसल्स भी मसाज होते हैं। और हम ब्रीदिंग के साथ जब करते हैं तो नेक के मसल्स को रिलैक्सेशन मिलती है, और स्टिमुलेट भी कर रहे होते हैं हम, एट द सेम टाइम रिलैक्स भी कर रहे होते हैं नेक के मसल्स को। और वैसे भी खांसी कर करके हमारी जो अपर बैक है वो बहुत कभी कभी दुखनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए भी ये सारी शीतलीकरण व्यायाम बहुत अच्छे हैं, जैसे आर्म्स रोटेशन है, शोल्डर स्ट्रेचेस है, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग है, स्पाइनल ट्विस्ट है। ओके, सो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस। सूर्य नमस्कार अच्छा है, ठीक है। देन आसन में ताड़ासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन, अर्धकटी चक्रासन, अर्धचक्रासन, पादहस्तासन, देन पर्वतासन, उष्ट्रासन, पश्चिमोत्तान, योग मुद्रा, बद्ध पद्मासन, this Gomukhasan, Bhujangasan, Dhanurasan. Dhanurasan is very good to develop the shoulder strength and for this developing stamina of taking in the air more. उसमें भी हमारा स्कोप रहता है कि हम लंबी सांसें लें। वैसे तो हर एक आसन में आपको बोलना ही बोलना है पेशेंट को कि लंबी सांसें भरें, चाहे वो योग मुद्रा हो, उष्ट्रासन हो, पश्चिमोत्तानासन ही क्यों ना हो। ठीक है, सो यू हैव टू टेल द पेशेंट टू ब्रीथ डीपली। सो फॉर कॉमन कोल्ड पीपल, जिनको कफ है, खांसी है और जुकाम है, वो अवॉइड करें बेंडिंग फॉरवर्ड एंड नेक बेंडिंग, एक्यूट नेक बेंडिंग। नेक को बिल्कुल नीचे को, जैसे हम जुगुलर नॉच में लगाते हैं जालंधर बंद में, वो प्रैक्टिस ना करें। एकदम से नेक को नीचे ना लेके आए, एंड कोई जर्क नहीं देनी नेक को, और इन्वर्टेड पोस्चर्स भी नहीं करने। इन्वर्टेड पोस्चर जैसे सर्वांगासन हो गया, शीर्षासन हो गया, विपरीत करनी मुद्रा, हल आसन, कर्णपीड़ आसन, ये। देन प्राणायाम में नाड़ी शुद्धि, सूर्य भेदना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी कफ प्रवृत्ति वाला रोग है उनको। तो इसीलिए सूर्य भेदना मतलब राइट नॉस्ट्रिल को आप एक्टिवेट कर रहे हैं। तो राइट नॉस्ट्रिल अगर आपकी एक्टिवेट हो गई तो मतलब आपने कफ नाशक हो जाती है वो। ओके, सो कफ के रोगों के लिए सूर्य भेदी, और पित्त के रोगियों के लिए या पित्त के रोग के लिए चंद्र भेदी प्राणायाम अच्छे रहेंगे।
भस्त्रिका बहुत अच्छा है उनके लिए, भ्रामरी तो जरूर कराना है फॉर mental calmness and vibrations throughout the body. नादानुसंधाना ओम मेडिटेशन एंड माइंड की सेम स्लाइड है. Now health hazard of smoking. Anything you want to ask? Now we'll change the topic a little. अब आप स्मोकिंग पे पढ़ेंगे और आप ADHD करेंगे. 2 topics are left, 2 topics are left. If you want to ask up till now, Ma'am. please tell me, let me know. Yes. मैम जैसे मेरे हस्बैंड को भी जैसे सुबह के टाइम पे सर्दी होती है, नॉर्मली छींके आती है, पूरे दिन भर कुछ नहीं रहता, तो मैम उनको मैंने बीच में प्राणायाम कराया था, तो प्राणायाम से ज्यादा तकलीफ होती है उनको, तो प्राणायाम ऐसे कौन सा कराया आपने? जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, जब सर्दी नहीं रहती थी तो, लेकिन जब मैं कपालभाति उनको करने बोलती थी तो उनको ज्यादा से ज्यादा छींके आके और ज्यादा तकलीफ शुरू कर देती थी, तो उन्होंने छोड़ ही दिया फिर प्राणायाम करना. नो नो, जलनेति के बाद प्राणायाम कराएं, पहले जलनेति ट्राई करें. ठीक है, जलनेति के साथ क्या होगा, पूरा आपका नॉस्ट्रल क्लियर आउट हो जाएगा, अच्छे से सांस ले पाएंगे, अच्छे से सांस छोड़ पाएंगे. तो पहले ही प्राणायाम नहीं करा देना होता, पहले आप जलनेति सूत्रनेति अगर कर पाए तो अच्छा है, नहीं तो आप जलनेति के बाद कपालभाति, ये 2 क्रियाएं तो जरूर करा दें और पूरा हफ्ता करा दें. ठीक है, 1 हफ्ता लगातार कराएं, उसके बाद उनको प्राणायाम पे बिठाएं, फिर अच्छे से कर पाएंगे. ओके मैम. कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो बहुत सूटेबल प्रैक्टिसेस हैं वो हमें लगता है अच्छा पहले ये कर लो, और अगर वो फायदा नहीं करती है तो पेशेंट डीमोटिवेट हो जाता है, उनको लगता है इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना. तो राइट वे टू डू प्राणायाम इज द क्रिया शुड कम फर्स्ट एंड देन यू शुड गो फॉर प्राणायाम. तो एक बार उनके जलनेति से अच्छे से पूरी टॉक्सिन्स निकल जाएंगी, जब नेसल पैसेज प्योर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, प्योरिफिकेशन हो जाएगी अच्छे से नाड़ियों की. ठीक है, नाड़ियों की शुद्धि के बाद ही तो हमें प्राणायाम वैसे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो आप उनपे भी यही चीज अप्लाई करें कि पहले जलनेति सूत्रनेति कपालभाति करा दें, उसके बाद प्राणायाम कराएं. ओके. और मैम जैसे मुझे है ना, मतलब मेरे फैमिली हिस्ट्री है, पापा को जैसे अस्थमा था, दादी को भी था, एंड मैम मुझे डीएनएस का भी प्रॉब्लम है, मतलब नाक की हड्डी बड़ी हुई है ऐसे बताया है. तो मैम लेकिन मुझे सर्दी का कैसे होता है मैम? वंस इन अ वीक फिक्स है, मतलब जैसे सैटरडे को होती है तो होती ही है, कंपलसरी है, पूरे दिन बहुत ठीक है. मतलब मैंने ऑब्जर्व किया इन दिनों कि मेरे को एक दिन फिक्स है, तो हफ्ते में एक दिन होता ही है, एंड बहुत पूरा दिन स्नीजिंग रहती है. बट इन दिनों सैटरडे फिक्स हुआ है मैम, नोट किया मैंने, और स्नीजिंग कंटिन्यूस आती है पूरा दिन, बहुत हेडेक रहता है. एंड संडे मैम मुझे ऐसे होता है जैसे एकदम ओके हूँ, जैसे कल कुछ था ही नहीं. तो मैम मैंने मतलब अस्थमा की वजह से हो सकता है, या डेविएटेड नोजल सेप्टम, या एलर्जी? You have asthma right now also? I mean, आपको आते हैं अटैक, अस्थमा रहता है आपको? अटैक मतलब एक्चुअली मैम ऐसे जैसे कुछ नहीं है, बस हफ्ते में एक बार इतना होता है, एंड मतलब ऐसे कभी टेस्ट नहीं किया मैम अस्थमा का. नहीं, आई मीन कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है. हाँ. और आपको सैटरडे के सैटरडे आप क्या बोलते हैं, वीकली वंस, चलो कोई भी दिन, यू हैव स्नीजिंग कंटिन्यूस सुबह उठते ही. अच्छा, ओके. आप ऐसा तो नहीं फ्राइडे नाइट आप कुछ ऐसा बाहर का खा लेते हैं, या फ्राइडे नाइट मोर ऑफ कफा, या फिर ऐसा भी होता है फ्राइडे नाइट बिकॉज वी आर ईज्ड आउट, तो हम लेट खाना खा के सोते हैं कि सैटरडे है, कल जल्दी नहीं उठना है, हॉलीडे है, तो उस वजह से भी अगर खाना, यस, एस्थमा के पेशेंट्स को खाना मिनिमम 8 o'clock, मैक्सिमम 8 o'clock तक खत्म कर लेना चाहिए, मिनिमम 7 o'clock पे शुरू करना चाहिए डिनर. सो डिनर अगर आपका जितना लेट होगा, आप देखें, आप सिर्फ सैटरडे की बात कर रहे हो, आप मंडे को भी अगर रात को लेट खा के सोए, आप देखें ट्यूसडे को सुबह स्नीजिंग हो सकती है, और आपको, क्योंकि वो कफ ना जमा रहता है हमारी नोज में. एंड हाँ, और एक और बात है कि एक जो, अगर हम आयुर्वेद की बात करें, तो अगर किसी को क्रॉनिक हो जाए ये प्रॉब्लम, और अगर वो योग के साथ साथ, मतलब जो मैंने बताई टेक्निक्स, उनके साथ साथ अगर रात को नेसल पैसेज जो है हमारा, 2 नॉस्ट्रिल्स है ना, राइट एंड लेफ्ट, दोनों में 2-2 ड्रॉप सरसों ऑयल को की लुब्रिकेशन करके सोए, 2-2 ड्रॉप डालने हैं, दैट्स इट. अगले दिन वो आएंगी ही नहीं छींके. वो इतना कारगर है, इतना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है. स्पेशली दैट कच्ची घानी का जो तेल आता है ना सरसों का, नॉट दैट प्यूरिफाइड और वो जो बहुत ट्रीटेड ऑयल्स होते हैं,
वो सरसों तेल नहीं, रिफाइंड नहीं बिल्कुल भी, कच्ची घानी का सरसों का तेल लें और वो 2-2 ड्रॉप ही डालो आप रात को, और अगले दिन आप देखना फर्क, कोई छींके नहीं आएंगी, एकदम नाक साफ होगा आपका। और अगर कुछ डेवलप हुआ भी है, सपोज रात को खाना लेट खा लिया, कुछ गेस्ट आए थे या कोई रीजन बन गया खाना लेट खाने का, और आप खाना खाते ही सो भी गए, एक ऐसे भी दिक्कत है कि आप खाना खाते लेटने नहीं चाहिए। अस्थमा के पेशेंट्स को बहुत जल्दी अटैक आ सकता है अगर वो खाना खाते ही लेट जाते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है 8 बजे तक डिनर करें, 10 बजे 11 बजे तक खाना खाएं। कैन यू हियर मी? यस मैम, यस मैम। आई थॉट तो द मैम मतलब सिग्नल हैज मुझे, ड्रॉप्ड। नो मैम नो, तो मैम आपको बोलना है कि मुझे अस्थमा रहने के चांसेस है या है मतलब? या इतनी ज्यादा स्नीजिंग होना मतलब योर लंग्स आर प्रोन टू अस्थमा। इफ यू हैव नॉट गॉट इट यू आर लकी इनफ, वेरी गुड। अगर नहीं हुआ है तो इसको रोक लें, इसको प्रिवेंट कर लें, क्योंकि यू नो दैट हेरिडिटरी है आपको, है ना, प्रोन यस, होने के। हाँ। तो इन चांसेस को आप अभी से अवॉइड कर सकते हैं। नाक में आप 2-3 दिन लगातार ये सरसों की लुब्रिकेशन करके सोएं, एक तो ये, और एक ये सारी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, आप सोते वक्त भी ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। सपोज आपने 8 बजे तक वाइंड अप कर लिया, ठीक है, ओके। खाना वाना, 10 बजे आप थोड़ा सा सेतुबंद आसन ब्रीदिंग कर लें, भुजंग आसन ब्रीदिंग कर लें, और व्हाट एल्स, टाइगर ब्रीदिंग कर लें, ठीक है, डॉग ब्रीदिंग कर लें। ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस तो कर ही सकते हैं आप। तो ये सब ओके। क्योंकि लंग्स एयर पैसेजेस को खोल के और अच्छे से प्राणायाम, जैसे शाम के टाइम है तो चंद्रभेदी नहीं, सूर्य भेदी प्राणायाम फॉर एस्थमा पेशेंट्स, एंड योर अनुलोम विलोम, ये करके सोएं, ठीक है, ताकि आपकी नेसल पैसेज क्लियर का क्लियर रहे। और सुबह उठ के, क्योंकि रात को अगर आपने तेल डाला होगा तो सुबह उठ के आप जलनेति कर लें, वो बिल्कुल क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। ओके। ओके मैम, तो ये थैंक यू। करके देखो आप, ये तो बहुत माइनर प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगी। ओके। एंड मैम जैसे आपने बोला तेल डालने के बाद फिर कंपलसरी जल नीति सुबह करना ही होगा क्या? नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तेल एक्चुअली ओके। लुब्रिकेंट है, वो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, जरूरी नहीं है करना है। बट हम सुबह उठ के जब हम ब्रश करते हैं तो थोड़ा सा तो क्लीन करते हैं ना नोज को, ब्लो आउट करते हैं अच्छे से, यस उतना मैम। भी ठीक है, उतना भी ठीक है। बट आप एक बार, क्योंकि आपको प्रॉब्लम अब आ रही है, तो जल नीति आप 1 हफ्ता लगातार कर लें तो अच्छा है ना। ओके, थैंक यू मैम। या Um, एंड व्हाट ma'am, I had एल्स? a question. या Okay. जो जिनको जो ईयर में सीटियां बजती रहती है, टाइनी टाइटिस जैसे बोलते हैं, टीनी टाइटिस और समथिंग, तो दैट इज आल्सो रिलेटेड टू अस्थमा. that can be related to That asthma, but can be not related. that can be related to sinusitis more than asthma. अस्थमा तो सिंपल सांस से रिलेटेड है, कि आपको नाक में हैवीनेस है तो इसलिए, लंग्स में हैवीनेस है तो आपको नाक से भी सांस अच्छे से ब्लो आउट नहीं कर पा रहे हैं और ले भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बट ईयर की पेन का तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ईयर की पेन तो आपको कहीं आप हिट कर गए हैं, कोई जैसे कोई बॉल आके आपको साइड से हिट कर गया तो आपको एकदम से ईयर की नर्व बंद हो जाना, बहुत बहुत कारण हो सकते हैं। Is it stress or acidity related? Ear pain? एसिडिटी। No, no, because I have a client. She's preparing for MPSC exams. तो उसको जब से वो स्टडी कर रही है, तो she studies for 20 hours and 18 hours per day, like. So she started having this problem. तो वो तो रात की भी नींद सैक्रिफाइस कर रही होंगी। Yes, 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 ma'am. हाँ, सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एक्चुअली। रात की नींद बिल्कुल आपको लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स डेवलप होते हैं बॉडी में, बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक मेलेटोनाइन, सेरोटोनिन, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जो कि हमारे को अच्छी स्लीप देने के लिए तो रात को ही हम तैयार होते हैं ना। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस तो वो पक्का ही ले रहे होंगे अगर कुछ ऐसा हैवी एग्जाम तैयार कर रहे हैं तो, बट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि वो रात की जब स्लीप नहीं लेते हैं तो क्या पता दिन में नींद आती होगी, या फिर दिन में भी कंटिन्यूअसली आंखों को भी स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है, और एक पोस्चर में बैठ के पढ़ना भी है। तो लेट हर थिंक फॉर हर हेल्थ ऑल्सो। 20 आवर्स की स्टडी इतनी हेल्दी वे ऑफ स्टडिंग नहीं है। 4-4 घंटे कितना सो पाता है इंसान? 4 घंटे इज नॉट इनफ। सो मिनिमम 6 आवर्स एंड दैट टू नाइट स्लीप। सुबह जल्दी उठना है बट जल्दी सो जाए रात को, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और कुछ बच्चों को बहुत एक बुरी बीमारी है कि वो लेट के पढ़ेंगे। अगर वो बैठे बैठे थक गए हैं तो वो चाहे उल्टा लेट जाएंगे, कुछ गलत पोस्चर ले लेंगे, ठीक है, पढ़ने के लिए।
बट पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बट पॉस्चर्स इधर उधर के गलत लेते रहना है। वो भी आप थोड़ा चेक रखें कि कैसे पॉस्चर में वो पढ़ते हैं। एंड 20 आवर्स इज नॉट एट ऑल हेल्दी, ओके। क्योंकि ब्रेन का भी एक सैचुरेशन पॉइंट आता है व्हेन यू कैन नॉट टेक मोर, so she should take breaks in between and she should do some neck exercises, shoulder exercises। और ये जो ईयर की आ रही है, ये रेस्ट भी चाहिए, पूरे ब्रेन को रेस्ट चाहिए, ईएनटी को रेस्ट चाहिए। so somewhere that problem occurs when you are stressed and Too when you much of- overload, Okay. when you overload yourself na, ये Because overload she started having lots of PCOD and stuff also. I think it is all because of that Oh. sleep and all. She's हाँ, around हाँ, 29, 30 years old, and हाँ, she's हाँ, preparing for these exams. So now that is also an issue with her. yes, PCOD is also related to the sleep patterns also। Sleep हमारा pattern, sleep disturbed hormone. रहेगा तो हमारे हार्मोन्स की जो गति है, जो क्योंकि रात को जो प्रोड्यूस होना है वो रात को ही होना है, जो सुबह होना है सनलाइट के बाद जो हमारी बॉडी में सिक्रीशंस होनी है वो सनलाइट पे ही होनी है। सो सच प्रॉब्लम्स पीसीओडी सबसे ज्यादा पाई जाती हैं जो रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं, those who are not exposed to the sunlight at all, और एसी के एनवायरनमेंट में या फिर क्लोज डोर एनवायरनमेंट में हमेशा रहना। सो नेचुरल तरीका नहीं है ना ये जीने का। तो आवर नेचुरल बायोलॉजिकल रिदम शुड बी अलोंग विद द सनराइज, एटलीस्ट सनराइज तक तो उठना ही चाहिए। योगियों को तो उससे भी पहले, टू टैप द हायर पावर, टू टैप द एनर्जी विच इज फ्लोइंग वाइडली, है ना। जो दैविक शक्ति है वो सुबह सुबह के टाइम हमें टैपर कर लेनी चाहिए। नहीं होती है तो फिर दिन में भी हमें, क्योंकि दिन में हम एनर्जी स्पेंड कर रहे होते हैं, तो जब हम एनर्जी रिगेन कर रहे होते हैं वो सुबह सुबह का ऑप्टिमम टाइम है। दैट इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन यूटिलाइज फॉर योर बॉडी एंड माइंड। तो वो आप गवा देते हैं क्योंकि आप रात को लेट सोए होते हैं और सुबह नींद नहीं खुलती है। तो आई थिंक शी शुड यू नो Change her pattern. रीप्लान हर या रूटीन, बिकॉज सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। वो अपना अगर स्लीप पैटर्न थोड़ा सा इंप्रूव कर लेंगे, उनको कंडीशन बेटर होनी शुरू हो जाएगी। Oh, and any drops like an oil or something does help? अगर oil डाले या हाँ ऐसे हाँ, ईयर, यस यस, ईयर वो में डालते सरसों हैं। का तेल डाल सकते हैं, आलमंड ऑयल डाल सकते हैं, यस यस, व्हाई नॉट, Okay, इफ शी just इज 2 drops. कंफर्टेबल। हाँ ससमे, हाँ यस यस, तिल का तेल वो भी ठीक है। तिल का तेल गर्म बहुत होता है तो मे बी 1 ड्रॉप इज मोर देन इनफ। Okay, sure, ma'am. Thank you. Welcome. Now let's move on to our next set of slides. Just a minute. I'll again share the screen. Now we are going to deal with health hazards related to smoking. So as you can see, कितने सारे chemicals हैं एक ये छोटी सी बट बनाने के लिए, सिगरेट। It is such a common, not only in males, I should say, females and teenagers, कितने सारे बच्चे expose हो रहे हैं एक छोटी सी stick को, and which can be a hazard for their whole system। पूरी सोच के चलें तो पूरे सिस्टम, पूरे 9 के 9 बॉडी के सिस्टम्स, right from respiratory organ to your cardiac health, to your kidneys, to your liver, to your pancreas, सब पे धीरे धीरे असर डालनी शुरू हो जाती है, because the chemicals which are involved in making of this, and when that fumes of these chemicals are inhaled, I don't know what kind of peace the smokers, they are expecting and they have it। वो बोलते हैं कि मन की शांति, इस आर्टिफिशियल थिंग से क्या लेंगे वो पूरा अपने सिस्टम को बिल्कुल ही खराब कर लेते हैं when they are eventually when they end up having chain smokers सुना होगा आपने, 35 cigarettes in a day। It's quite unacceptable actually। Body is not made to smoke and to introduce such fumes। तो बट होता क्या है कि एक बार एडिक्शन हो जाए तो फिर हटानी मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है, आपको अगर बैड कंपनी मिल जाए कि आपके ऑफिस के कोलीग्स ऐसे हैं या फिर आपका डियर फ्रेंड है बहुत पीछे पड़ा रहता है,
आपने कितनी बार मना किया, बट एक दिन ऐसा आया कि जब आप भी थोड़ा सा इमोशनली लो थे और उसने आपको दिया, एंड देन यू आर गोइंग फॉर इट, एंड व्हेन यू इंट्रोड्यूस द सिस्टम विद दैट एंड इट गेट्स ट्रिगर्ड, और फिर हर दिन आपको अर्ज आती है दैट यू शुड गो आउट एंड यू शुड स्मोक। और सबसे ज्यादा ये है। एंड देन कल्प्रिट्स तो हमारे वेंडर्स भी हैं, सिगरेट वेंडर्स जो इतना जगह जगह हमारे ये दुकानें खोल के बैठे हैं। एक बार ये भी अगर बैन हो जाए तो फिर स्मोकर्स कहाँ जाएंगे, उनको डी एडिक्ट होना ही पड़ेगा। तो ये सारा एक साइकिल है। ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज को भी सोचना चाहिए कि हेल्थ हैजर्ड है। नो डाउट दे हैव रिटन ऑन देयर पैकेट्स सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो वो लिखने का फायदा ही क्या जब आप इतनी तादाद में बना रहे हैं, अफोर्डेबल रेट्स पे दे रहे हैं, एंड इट इज सो रेडिली अवेलेबल and people get addicted to it for no use, nil use. So now what happens, होता क्या है बॉडी में, देखिए क्या क्या असर है। सबसे पहले देखिए कितने सारे केमिकल्स इन्वॉल्व है इन मेकिंग ऑफ दिस वन दिस सिगरेट बट। सो जो कैडमियम बैटरीज में जो केमिकल पड़ता है वो है इसमें, जो ये एसिटिक एसिड है इसमें, ठीक है, विनेगर की तरह। देन मीथेन गैस इन्वॉल्व है इसमें, जो सीवर गैस होती है वो है, आर्सेनिक कंटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, स्टीयरिक एसिड है। एक्चुअली व्हाइल मेकिंग योर स्लाइड आई केम टू नो कि इतने केमिकल से ये बनी है। आई नेवर थॉट कि इतना कुछ है एक you know in making of this cigarette butts. So even for me this was a learning and this was an eye opener, though touch wood we were never exposed to such chemicals in our lives, and thank God, and with grace of God we had good friends, good company and good environment and good set of relatives, good set of parents, that we were never exposed to such things or addictions in life. एंड ऐसा भी नहीं है कि जो लेते हैं उनसे हमें नफरत करनी चाहिए। देखिए एक बात हमें सीखनी पड़ेगी कि अगर हमें किसी की भी हैबिट अच्छी नहीं लगती, चाहे वो फैमिली मेंबर है, चाहे वो उसका गुस्सा ही क्यों ना हो, आप उनसे नफरत करके वो हैबिट इंप्रूव कर पाएंगे उनकी, कि उनसे बात करके और उनको मोल्ड करके उनको धीरे धीरे समझा के कर पाएंगे। देयर आर टू वेज, आइदर यू फाइट द सिचुएशन और यू फ्लाइट फ्रॉम इट। फ्लाइटिंग इज क्वाइट इजी कि मैं तो उससे बात ही नहीं करूंगी, वो तो हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, वो तो हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं, मैं तो कभी उनसे अपने बारे में तो मैं थोड़ी ना अपना बोल बोल के उन मतलब अटेंशन सीख करूंगी। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। या आई विल नॉट टेल हिम टाइम एंड अगेन नाउ आई एम टायर्ड ऑफ टेलिंग हिम डोंट स्मोक, डोंट टेक अल्कोहल्स। So tired of, you are just shedding the responsibility. If that person is really attached to you, related to you, if you care, सबसे बड़ी बात है कि if you care for that person, if you want the health of that person to improve, you cannot just let go with the condition. You cannot just sit idle कि हाँ ठीक है करता है तो करे। ऐसे तो हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे ना। तो क्या कर सकते हैं, इग्नोर भी नहीं कर सकते, इग्नोर करना ही नहीं चाहिए और ना ही नफरत करनी चाहिए। अब कोई चेन स्मोकर है, उनको कैसे हटाएं ये देखना चाहिए, बजाय कि उनकी जगह जगह ये करनी चाहिए। हाँ उसको तो अब आदत है ना, हम तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते, बहुत बार कह के देख लिया। So you are bad mouthing that person and you are letting the condition to get worsen. So what best you can do for that is कुछ ना कुछ तो आपको स्टेप उठाना ही चाहिए, चाहे प्यार से समझाएं, चाहे थोड़ा सा उनके लिए प्रे तो करते ही हैं हम, बट स्टिल डायरेक्टली बोलना, कम्युनिकेट करना और उनको बताना कि कितने प्रोज एंड कॉन्स हैं जो तुम आदत लेके बैठे हो, ठीक है। सो चाहे हमारी डॉटर ही क्यों ना हो, चाहे हमारी डॉटर इन लॉ हो, चाहे हमारे फादर हैं, फादर इन लॉ है, कोई भी हो घर का मेंबर whom you care for, you must try and try getting them off the addictions of their body. ये सारी physical addictions हैं। So the best part in this is you can get de-addicted, and the worst part is you can damage your organs as vital as your heart, as vital as your liver, as vital as your kidneys. देखिए कितने हद तक ये कैंसरस हो सकता है हमारा चेन स्मोकिंग। एंड हम देखते हैं कि हाँ वो तो 1 या 2 ही लेता है दिन का, ये भी एक बड़ी एक कॉमन सी थॉट है। इससे क्या है, उसकी तो बॉडी बियर कर रही है, उसकी तो बॉडी को आदत है।
एक या दो पेग से क्या होता है, या एक या दो सिगरेट्स पर उससे क्या होता है। आई एम फाइन, आई एम इंडिपेंडेंट। ये एक बहुत वो हो गई है लाइफ की, एक फंडा हो गया कि बस यू आर अर्निंग एंड यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन इमिटेट एनीबडी इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि सब लोग लेते हैं, मेरा बॉस लेता है तो मैं क्यों ना लूं, मेरे सबॉर्डिनेट्स लेते हैं तो मैं क्यों ना लूं। तो ये एक स्टेटस सिंबल ना बना के आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए और देखिए कि कितना असर है। सो one image I saw while I was making your slides, that there is a child, there is a woman and the husband. उनकी तीनों की पिक्चर एक साथ थी, और जो the male person's lungs were totally black, and other two who are dependent on that male, because you are dependent in the sense you are emotionally and you are financially dependent on that breadwinner, which is supposed to be a male person typically in Indian societies. तो अगर हम वो एंगल देखें, तो if the family is dependent on you, that means your health, you should be okay for the future funds of your family, for future financial security of your family. What you are ending up to, आप तो धीरे धीरे अपनी सारी इन्वेस्टमेंट ही इसमें लगा देंगे। एक एडिक्शन है तो फिर दूसरी भी आ जाएगी लाइफ में, तीसरी भी आ जाएगी, then there is no ending. So other family members are quite healthy at their lungs, and जो person who is responsible for financial resources, financial security, he is moving towards death due to his this addiction. और ये एक family नहीं, ये लाखों के लाखों परिवार इससे ग्रस्त हैं। Let us be very practical, very very factual about it. इंडिया में बहुत बहुत कॉमन हो गया है, आप अपनी गाड़ी लेके किसी भी सड़क पे जाएंगे तो नॉट ओनली मेल्स, फीमेल्स आर आल्सो एक्सपोज्ड, एंड बड़ी शान से वो सिगरेट ले रहे होते हैं। सो इट इज क्वाइट अनएक्सेप्टेबल एक्चुअली। इतनी तेजी से ये फैलता है फिर अगर एक बार इसके हैजर्ड शुरू हो जाए स्मोकिंग का। सो लेट्स सी, आपने देख लिया कितने कितने ऑर्गन्स में ये कैंसर तक डेवलप हो सकता है। सो नाउ health hazard of smoking, no matter how you smoke it, tobacco is dangerous to your health. There are no safe substances in any tobacco products, from acetone and tar to nicotine and carbon monoxide. The substances inhaled don't just affect the lungs but the entire body. ये मत सोचिए सिर्फ lungs involved है, lungs को काला करके दिखा देते हैं। और बहुत सारी सिगरेट की जो एड्स के बाद जब फिर वो दिखाते हैं तो लंग्स का एक वो पता नहीं रेड और डार्क ब्राउन कलर का एक इमेज दिखाते हैं टिपिकली, टू शो के कितने हद तक आपकी लंग्स को असर पड़ सकता है स्मोकिंग का। बट इट इज क्वाइट आयरॉनिकल व्हेन दे से कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट दे आर प्रमोटिंग एंड दे आर एंडोर्सिंग सच आइटम्स। और ये जो हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ये भी एंडोर्स कर रहे होते हैं, और हम बिल्कुल ही उनकी तरह इग्नोरेंट्स की तरह, I should say it is stupidity to follow such things if your favorite actor or actress is endorsing such advertisements on the screen. इसको condemn करना चाहिए rather than आपको तालियां बजानी चाहिए। ठीक है। So I saw that ad of Rajnigandha by Ajay Devgan. Earlier I used to really respect that actor, but उसके बाद I really feel कि ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। Anything and everything is possible in that field. So but we have our brains ना, हमें तो सोचना है कि क्या अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, क्या नहीं अच्छा है। ठीक है, तो चाहे आप पहले ले चुके हैं, चाहे आप इससे एक्सपोज हो चुके हैं, चाहे आपके टीनेजर फ्रेंड्स ऐसे थे जो आपको ये आदत लगा चुके हैं सिगरेट की, बट नाउ व्हेन यू सी द प्रोज एंड कॉन्स, तो इसके प्रोज हैं ही क्या आपको कंपनी मिल जाती है। Why can't you see the cons? Why can't you see the demerits? Why can't you see the health hazards? ठीक है, तो उसको देख के जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहला फोन तो आप उसे लगाएं अपनी लाइफ में कि ये क्या किया तूने मेरी लाइफ के साथ। उसके बाद उसकी भी आदत छुड़वाएं और अपनी पहले छोड़ें। ठीक है, दिस इज लेसन। आई थिंक दिस इज one big change you will bring in your life and to life of others who are exposed to such addictions, and they are just पूरी हेल्थ बर्बाद कर रहे होते हैं इतनी बार स्मोक करके, इतनी बार ये टोबैको च्यूइंग करके। Then tobacco smoke is incredibly harmful to smokers' health. There is no safe way to smoke. ऐसा कोई है ही नहीं तरीका कि आप safe way हो कोई smoking करने का। Replacing the cigarette with a cigar or pipe or hookah won't help to avoid the health risk. They are equally bad.
Cigarettes contain about 600 ingredients, many of which can also be found in cigars and hookahs. When these ingredients burn, they generate more than 700 chemicals, according to the American Lung Association. So many of those chemicals are poisonous, and at least 69 of them are linked to cancer. तो ये cancerous हैं, जो कि आप रोज के रोज अपने सिस्टम में डाल रहे हैं. While the effects of smoking may not be immediate, the complications and damage can last for years. And the good news, only one good news is quitting smoking can reverse many effects. But इसमें भी conditions apply है. अगर आप बिल्कुल ही चौथी स्टेज पे पहुंचे हैं कैंसर की और आप डॉक्टर पे जाके बोलते हैं अब मेरे कोई वापसी है पॉसिबल, और बाहर जाके फिर से आप सिगरेट ले रहे हैं, तो क्या वापसी है? फिर आप सीधा लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ में एंटर कर रहे हैं, अगर आप तब भी नहीं आप कुछ अपना सोचते. ठीक है. सो बट एडिक्शंस आर एडिक्शंस. उससे बाहर लाने के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन चाहिए लाइफ में. सपोर्ट सिस्टम फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए. आप जिसको मानते हैं उनका कन्विंस होना कि सिगरेट बुरी है और आपकी आदत छुड़वाना, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बिकॉज पहले बॉडी के बहुत चेंजेस आते हैं जो कि बॉडी को बियर करने चाहिए. सिर दर्द होना, वॉमिटिंग्स आना, you know, even चाय की एडिक्शन इज वन ऑफ द एडिक्शंस. इट इज नॉट कि आप चाय एकदम से एक दिन में छोड़ सकते हैं. उसको भी छोड़ने के लिए आपको बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि चाय जिस दिन आप नहीं पीते हैं उसी टाइम पे, स्पेशली यू आर एडिक्टेड टू बेड टी, आई मीन मॉर्निंग टाइम, कि चाय के बिना आपकी आंख नहीं खुलेगी या कॉफी के बिना आपका दिन की शुरुआत नहीं होती है. ऐसी अगर आप धारणाएं बना के बैठे हैं और बॉडी को भी आदत डाल चुके हैं ऐसे निकोटीन की, कैफीन की, तो yes, they are addictions, but they are lesser kind of evils in your life. Smoking and alcohol and tobacco, they are bigger evils in life. तो धीरे धीरे चाय को भी मैं कहूंगी कि आप इसकी भी अगर एडिक्शन हो गई है, once in a while it's okay. If you've gone somewhere, if somebody serves you tea, coffee, that's okay. उन्होंने आपके लिए बनाई थी तो okay, don't say no, but एडिक्शन नहीं होनी चाहिए कि इसके बिना तो दिन की शुरुआत नहीं होगी, इसके बिना मैं फ्रेश फील नहीं करूंगा. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट इन माइंड. देन शिथिलीकरण व्यायाम में, आसन में, क्रियाओं में क्या कराना है? जलनेति, सूत्रनेति, कपालभाति, कुंजल, वस्त्रधोती. अगेन लाइक कोल्ड एंड कफ में, तो इनको हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग बहुत सूट करेगी. हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग, मुख धोती, बिकॉज स्मोकिंग में बैड ब्रेथ बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली डेवलप हो जाती है और बहुत देर तक रहती है. और ये जो चेन स्मोकर्स हैं, आप इनके पास क्या, आप इनसे दूर भी खड़े होंगे तब भी आपको बैड ब्रेथ आपको ही महसूस होगा. ओ माय गॉड, ये मतलब इसके पास तो मैं खड़े होके बात भी नहीं कर सकती. यू माइट हैव फेल्ट कि अगर आप लिफ्ट में आपको किसी के साथ चांस हुए जाने का और वो चेन स्मोकर है, आपको सांस ही नहीं आती, आप चोक ही होते जाओगे कि ओ माय गॉड आई कांट ब्रीथ. आपको लगेगा कि आप अगर चौथी मंजिल पे जा रहे हैं तो आप दूसरी मंजिल पे ही उतर जाएं, बिकॉज यू कैन नॉट ब्रीथ, because that person is, he has heavily smoked and just after that he has come in the lift और आपको बहुत ऐसे suffocation वाली situation हो जाती है. So उनके लिए मुखधोती प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी. डॉग ब्रीदिंग, टाइगर ब्रीदिंग, सेतु बंधासन ब्रीदिंग. शिथिलीकरण व्यायाम में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग, स्पाइनल ट्विस्ट्स, side bending, elbow movements, these are all known to you. Let me talk about if something special I have introduced. तो इसमें तो आसन में आप कुछ भी कराए, बस उनकी स्थिरता के लिए थोड़े से बैलेंस वाले आसन भी इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, स्मोकिंग के साथ उनका नर्वस सिस्टम भी हिला हुआ होता है. Their brain and hand or brain and limb coordination is also disturbed due to too much of smoking. तो उनका सोचने की क्षमता, उनके काम करने की, उनके ब्रेन से जो सिग्नल आते हैं, आप उनको देखिए, अगर वो चेन स्मोकर हैं, आप उनको बोलिए कि वो अपना लेफ्ट लेग उठाएं और इमीडिएटली आप उनको बोलो अब राइट लेग उठाओ, और उनके ब्रेन के सिग्नल से लिम्स तक आते आते टाइम लगेगा. दैट रिफ्लेक्स वोंट बी स्ट्रॉन्ग इनफ एज इन अ नॉर्मल पर्सन. तो आप देखो ये एडिक्शन उनकी नर्वस सिस्टम पे भी हावी हो रही है. उनकी नर्वस सिस्टम जो ब्रेन एंड मसल कोऑर्डिनेशन है उसको डिस्टर्ब करती जा रही है. सो यू हैव टू टेल देम कि मैंने आपको राइट लेग बोला, आप लेफ्ट लेग उठा रहे हैं बार बार. ठीक है, तो इतना उनको जर्क, मेंटल जर्क्स कि व्हाट आर यू डूइंग.
लेफ्ट लेग उठाओ, अब राइट लेग उठाओ, डायनेमिक्स कराइए उनको, ठीक है, टू ब्रिंग देम ऑन ट्रैक एंड टू टेल देम that what they are doing with their body is too harmful. Okay, so उनको वो दे दीजिए, जैसे वृक्षासन है बैलेंसिंग में, अर्धबद्ध पद्मोत्तानासन है, स्टैंडिंग आसन है, देन ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन है, ये सारे बैलेंसिंग आसन उनको कराएं ताकि उनको थोड़ी सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी आए, ठीक है। देन सिटिंग में पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, योग मुद्रा, जो स्टैमिना बिल्डिंग है वो भी कराएं ताकि उनकी हाथों की पैरों की जो वो है बैलेंस। वशिष्ठ आसन एक बहुत अच्छा बैलेंसिंग आसन है, बैठने वाला, वो कराएं, ओके। एंड देन ऑल आसन्स व्हिच आर सूटेबल एज पर देयर हेल्थ, क्योंकि उनको बीपी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कराना चाहिए। देन नाड़ी शुद्धि, विभागीय प्राणायाम, भस्त्रिका, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, ये सारे अच्छे रहेंगे उनके लिए। देन लास्ट इज अटेंशन डेफिसिट। Can I take few more minutes to complete this slide or tomorrow? Tell me. Tomorrow, please. Okay, let us take this topic for tomorrow then. इसकी कुछ ही slides रह गई हैं. I think 10 more slides and then we'll cover up the day 9. आज बहुत heavy था, काफी कुछ discuss हुआ, bronchial asthma से लेके sinusitis, cold, common cold and cough, and then health hazard of smoking. So anything you want to ask or we'll wind up? Should I go for Shanti Mantra then? Yes, please. Okay. Only one person is talking. बाकी सब हैं ना, आगे चले गए हैं? We are here, ma'am. Hey, ma'am. We are here. Okay, okay. चलिए. Sit straight. Close your eyes. Let's go for Shanti Mantra together. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So let's meet tomorrow 2:30. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Welcome. Bye. Take care.